CBSE क्लास 10 NCERT साइंस, ये हमारी टेक्स्ट बुक है और हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और रिवीजन में हम लोग टॉपिक वाइज आगे बढ़ रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 10 जो हमारे पास है, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसके कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे। जैसे हमने जो एक टॉपिक लिया था कि पार्ट्स ऑफ आई एंड डिफेक्ट्स ऑफ आई, उसके हमने क्वेश्चंस किए थे। अब हम लोग एक दूसरा टॉपिक लेते हैं, क्योंकि रिवीजन है तो हम लोग ब्रीफ में आगे बढ़ेंगे और ये टॉपिक हमारे पास रहेगा प्रिज्म के बारे में। ठीक है, तो प्रिज्म से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इस टॉपिक में हम लोग करेंगे। एक तो प्रिज्म के बारे में देखेंगे, फिर प्रिज्म का जो डायग्राम है वो भी इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इसी से रिलेटेड आता है हमारा डिस्पर्शन क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, है ना। फिर डिस्पर्शन के बाद हमारा रेनबो आता है। ये सब इसी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। रेनबो का फॉर्मेशन जब टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट है वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्कैटरिंग में आपका टिंडल इफेक्ट आता है। फिर कलर ऑफ स्काई इज़ ब्लू, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, अगर एटमॉस्फेयर नहीं रहा तो क्या कलर होगा, क्यों होगा। तो ये सब कुछ टॉपिक्स हैं, डॉट और भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख सकते हैं इससे रिलेटेड। तो हम लोग इसको शुरू करते हैं, क्योंकि ये रिवीजन है तो हम लोग क्वेश्चन के अनुसार आगे बढ़ेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चंस कितने हैं, तो क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ पर 37 क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग 2 वीडियो में 37 क्वेश्चंस देखेंगे। पहली वीडियो में हम लोग 15 क्वेश्चंस देखेंगे और अगली वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस देख लेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो 15 या 20 क्वेश्चंस हम लोग देख लेंगे इस वीडियो में, फिर जितने बच जाएंगे तो हम लोग 37 से अगली वीडियो में वो शुरू कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं और हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हमारे पास हैं वो 2025, 2024 और 2023 से हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो टॉपिक हमारे पास है ग्लास प्रिज्म, डिस्पर्शन, फिर डिग्री ऑफ डिस्पर्शन भी इम्पॉर्टेंट है ना, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिग्री ऑफ स्कैटरिंग हम लोग देखेंगे। विबग्योर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। विबग्योर, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। विबग्योर कि कौन सा ज़्यादा डिविएट करेगा, है ना, मल्टीपल चॉइस में रहता है। जैसे ब्लू ग्रीन से ज़्यादा डिविएट करेगा या ग्रीन ब्लू से ज़्यादा डिविएट करेगा, मैक्सिमम डिविएशन कौन करेगा, मिनिमम कौन करेगा, ऐसे करके। तो मैक्सिमम वायलेट करता है, मिनिमम डिविएशन रेड करता है, ठीक है। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, डिविएशन किसका ज़्यादा होगा, स्कैटरिंग किसका ज़्यादा होता है ना। तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। तो इस पैटर्न में हम लोग इसको देख सकते हैं कि जब हम लोग इधर से इधर जाएंगे तो स्कैटरिंग ज़्यादा होगा या कम, डिविएशन ज़्यादा होगा या कम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारे पास और टिंडल इफेक्ट है, ब्लू कलर ऑफ द स्काई है, रिफ्रैक्शन में ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, एडवांस सनराइज, डिलेड सनसेट, इन सब से क्वेश्चन जनरली अभी तक पूछे नहीं गए हैं 3 साल में हम लोग बात करें, पर हम लोग देख सकते हैं कि जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है वो रिफ्रैक्शन के कारण होता है। उसी तरह जो सूरज का जो उगना होता है, जब सूरज उगता है तो हम लोग को 2 मिनट पहले ही वो दिखाई दे जाता है, एक्चुअल जो हॉराइजन का क्रॉसिंग होता है, जो शॉर्ट में एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और डिलेड सनसेट की मतलब सूरज ढल जाता है लेकिन फिर भी वो हमें दिखाई देता है 2 मिनट तक, ये सब रिफ्रैक्शन के कारण होता है। तो हम लोग शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, द वाइट लाइट एंटरिंग अ ग्लास प्रिज्म गेट्स स्प्लिट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि एक वाइट लाइट आ रहा है और वाइट लाइट प्रिज्म से पास कर रहा है तो 7 कलर्स में ब्रेक हो जा रहा है। ओके, क्वेश्चन है इट इज़ ऑब्जर्व दैट, तो ऑब्जर्व किया गया है क्या। पहला ऑप्शन है रेड लाइट डिविएट्स द मोस्ट, रेड लाइट सबसे ज़्यादा डिविएट करती है। मतलब यहाँ पर प्रिज्म आप समझ सकते हैं रफ में, तो ऐसे करके आते हैं 7 लाइट्स, मतलब जो कंपोनेंट्स होते हैं, फिर ऐसे ऐसे होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो डिविएट करता है वो रेड डिविएट करता है, मतलब सबसे नीचे रेड होगा जो सबसे ज़्यादा एंगल से डिविएट किया, तो ये गलत है। ओके, पहला वाला है। तो जब हम लोग इधर चलते हैं तो जो डिविएशन होता है वो घटने लगता है, मतलब सबसे ज़्यादा डिविएट वायलेट करता है, उससे कम इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और सबसे कम रेड का। हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है रेड लाइट डिविएट्स द मोस्ट। ठीक है, तो जैसे हम लोग इधर जाएंगे तो डिविएशन कम होते रहता है। ठीक है,
तो रेड लाइट सबसे ज़्यादा डिविएट करता है, वो गलत हो जाएगा क्योंकि इधर जाएंगे तो डिविएशन कम, तो रेड लाइट सबसे कम डिविएट करना चाहिए। ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी है वॉयलेट लाइट डिविएट्स द लीस्ट। वॉयलेट लाइट सबसे कम डिविएट करेगा, ये भी गलत है क्योंकि वॉयलेट लाइट सबसे ज़्यादा डिविएट करता है और इधर जाने पे डिविएशन कम होता रहता है। ऑप्शन सी येलो लाइट डिविएट्स मोर देन ब्लू लाइट। तो जो येलो लाइट होता है वो ब्लू लाइट से ज़्यादा डिविएट करता है, मोर है पर ये गलत है क्योंकि जब इधर जा रहा है तो डिविएशन कम होगा, तो ब्लू लाइट ज़्यादा डिविएट करेगा। तो 3 ऑप्शन गलत है, तो चौथा ही सही होगा, लेकिन फिर भी हम लोग चौथा पढ़ लेंगे। ग्रीन लाइट डिविएट्स मोर देन ऑरेंज लाइट। तो जो ग्रीन लाइट होता है वो ऑरेंज लाइट से ज़्यादा डिविएट करते हैं, ये सही है क्योंकि इधर जाने पे डिविएशन कम होता है, तो ग्रीन लाइट ऑरेंज लाइट से ज़्यादा डिविएट करता है। उसके बाद हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन है, द फेनोमेनन रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द स्मोक पार्टिकल्स विजिबल व्हेन अ बीम ऑफ सनलाइट एंटर्स द स्मोक फिल्ड रूम थ्रू अ नैरो होल, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल में भी आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के। तो जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई रूम है और इस रूम में धुआं है, स्मोक है, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा सा होल है जहाँ से सनलाइट आ रहा है, ठीक है। तो जब सनलाइट आएगा तो यहाँ पर स्कैटरिंग हो जाएगा सनलाइट का, तो यहाँ पर सनलाइट का पाथ हमें विजिबल हो जाएगा, विजिबल। तो अगर हम लोग यहाँ पर होंगे तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सनलाइट दिखने लगा है हमें, है ना। वो होता क्यों है, वो होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का। तो एग्जाम्पल भी पूछा जाता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, एक एग्जाम्पल दीजिए, तो हम लोग ये भी दे सकते हैं। तो क्वेश्चन है द फेनोमेनन रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द स्मोक पार्टिकल्स विजिबल, है ना। तो वो जो सनलाइट दिखता है वो एक्चुअली दिखता क्या है, वो स्मोक पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमें विजिबल हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर स्कैटरिंग हो जाता है, बिखर जाता है सनलाइट, ठीक है। तो फेनोमेनन रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द स्मोक पार्टिकल्स विजिबल, तो स्मोक के पार्टिकल्स विजिबल हो जाते हैं व्हेन अ बीम ऑफ सनलाइट एंटर्स अ स्मोक फिल्ड रूम। तो स्मोक फिल्ड रूम से जब बीम ऑफ सनलाइट एक आता है छोटे से होल से, है ना, थ्रू अ नैरो होल, तो फिर हमें ये जो होता है स्मोक पार्टिकल्स विजिबल होते हैं, तो हमें पाथ दिखने लगता है सनलाइट का। तो इस फेनोमिनन को क्या कहते हैं, ऑप्शन ए स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ऑप्शन बी डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन सी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या ऑप्शन डी इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ऑप्शन ए हो जाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा प्रिज्म से रिलेटेड है ना। प्रिज्म के एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप देखिएगा मल्टीपल चॉइस में आ सकते हैं और 3 मार्क्स 2 मार्क्स में भी आए हुए हैं डायग्राम बनाने। तो एक बार यहाँ पर मैं डायग्राम बना देता हूँ जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पर एक इंसिडेंट रे है, फिर यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ, फिर यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ, तो इमर्जेंट रे, यहाँ पर हमारा नॉर्मल हो गया, ये हमारा नॉर्मल हो गया, और इसके बाद इंसिडेंट रे को आगे ले गए और इमर्जेंट रे को पीछे ले गए, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एंगल्स हैं, वो एंगल्स भी मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। इसका नाम दिया गया है एंगल 1, इसका नाम दिया गया है एंगल 7, इसका नाम है एंगल 2, इसका नाम है एंगल 6, एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 4, ठीक है। क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डिविएशन रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मतलब पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ऑप्शन में पहला वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस देखिए कौन है, 1 या 7, तो एंगल 1 हो जाएगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इंसिडेंट रे, तो ये हमारे पास क्या है, इंसिडेंट रे, और नॉर्मल के साथ, तो नॉर्मल हमारा ये है, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल 7 जो है वो इंसिडेंट रे तो है पर ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है, नॉर्मल ये है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल रहेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल 1 हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और डिविएशन तो हो जाएगा जब इंसिडेंट रे को आगे ले जाते हैं और इमर्जेंट रे को पीछे ले जाते हैं, तो एंगल 6। तो एंगल 1 और एंगल 6 होगा। एंगल 6 एंगल 1 नहीं, क्योंकि रेस्पेक्टिवली है, तो पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस और पहले एंगल 1 फिर एंगल 6, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अ पर्सन अलाउड अ नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट फ्रॉम द सन टू एंटर अ डार्क रूम थ्रू अ स्मॉल अपर्चर एंड प्लेस्ड अ ग्लास प्रिज्म इन इट्स पाथ, ठीक है। तो एक पर्सन ने क्या किया, एक सनलाइट को अलाउ किया एक डार्क रूम में। तो मान लेते हैं हमारे पास एक डार्क रूम है, यहाँ पर एक पर्सन है मान लेते हैं, तो उसने अलाउ किया सनलाइट एक छोटे से होल में से अंदर है, और यहाँ पर उसने क्या किया, एक प्रिज्म भी लगा दिया, ठीक है। एंड टू एंटर अ डार्क रूम थ्रू अ स्मॉल अपर्चर एंड प्लेस्ड अ ग्लास प्रिज्म इन इट्स पाथ। तो इसका जो पाथ होगा उस पर ग्लास प्रिज्म लगा दिया
इन सच अ मैनर दैट द बीम फॉल्स ऑन द सर्फेस ए बी, तो ए बी पे फॉल कर रहा है, ठीक है। तो इसका फिगर भी दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये मैंने समझाने के लिए बताया थोड़ा सा। अब हम लोग देखते हैं एक्चुअल फिगर कैसा दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन 2025 में और 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग को अच्छे से थोड़ा इसको देखना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रिज्म बना हुआ है, ये है ए, ये है बी, ये है सी। तो यहाँ से ऐसे वाइट लाइट आ रही है ना। वाइट लाइट होती है मतलब जो भी लाइट 7 जब प्रिज्म में उसको हम लोग करवाते हैं, जब प्रिज्म में वो आती है तो वो रिफ्लेक्ट होकर 7 कंपोनेंट्स में टूट जाती है सनलाइट की तरह, तो वो वाइट लाइट होती है जो सनलाइट की तरह बिहेव करती है। एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये हमारे पास वाइट लाइट है और वाइट लाइट, ठीक है, ऑन द सरफेस ए बी एज शोन। अ स्क्रीन एस इज प्लेस्ड ऑन द अदर साइड फेसिंग साइड एसी। तो एसी की तरफ ही एक प्रिज्म है, ये ऐसे प्रिज्म है, सॉरी स्क्रीन है ना, ऐसे स्क्रीन है जहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पर एक ऐसे स्क्रीन यहाँ पर लगाई गई है। ऑन टर्निंग द प्रिज्म स्लोली, अब प्रिज्म को हम लोग धीरे धीरे ऐसे स्लोली टर्न करते हैं ताकि बैंड ऑफ कलर्स आ जाए, क्योंकि हमें पता है यहाँ पर वाइट लाइट है तो यहाँ पर डिस्पर्शन होगा, ठीक है। 7 कलर्स में टूटेगी वाइट लाइट। तो ऑन टर्निंग द प्रिज्म स्लोली, तो ये जो प्रिज्म है उसको धीरे धीरे जब हम लोग घुमाते हैं स्लोली, अ ब्यूटीफुल बैंड ऑफ कलर्स इज ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, है ना। इस स्क्रीन पे ब्यूटीफुल बैंड ऑफ कलर्स मतलब स्पेक्ट्रम आ जाएगा विबग्योर, ठीक है। इट इज़ ए स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट, ये सनलाइट का स्पेक्ट्रम है, तो ये हमारी सनलाइट ही है वाइट लाइट। अब हमारे पास ऑप्शंस शुरू होते हैं, मतलब क्वेश्चन शुरू होते हैं। पहला क्वेश्चन, नेम द फेनोमेनन ड्यू टू विच अ प्रिज्म स्प्लिट्स द इंसिडेंट वाइट लाइट इनटू अ बैंड ऑफ कलर्स। तो जब एक प्रिज्म है ना ऐसे करके स्प्लिट करता है, ठीक है, तो इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं? जब वो वाइट लाइट को 7 कलर्स में स्प्लिट करता है तो आंसर हो जाएगा डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अगला क्वेश्चन है, स्टेट द रीजन फॉर गेटिंग अ बैंड ऑफ 7 कलर्स इन द अबव केस। अब देखिए कई बार आगे के क्वेश्चन में मैं इस क्वेश्चन को रेफर करूंगा, क्वेश्चन 4 का भी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि आखिर क्यों ये 7 कंपोनेंट्स में टूट जाती है। ये इसलिए टूट जाती है क्योंकि जब रिफ्रैक्शन होता है तो ये अलग अलग डिग्री से बेंड करते हैं, ठीक है, अलग अलग। रेड थोड़ा कम करेगा, है ना, ऑरेंज उससे ज़्यादा करेगा, फिर येलो से ज़्यादा करेगा, वॉयलेट सबसे ज़्यादा करेगा, ठीक है। तो ये जब अलग अलग डिग्री से बेंड होते हैं तो ये अलग होना शुरू हो जाते हैं, फिर ये आगे जाते हैं तो और ऐसे बेंड होते हैं ना, तो आप अलग तरह से दिखा सकते हैं। तो क्योंकि ये अलग अलग डिग्री से बेंड होते हैं तो इसीलिए ये टूट जाते हैं, ठीक है, 7 कलर्स में। तो जैसे अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा स्क्रीन की तरफ से बनाए तो ये हो जाएगा ऐसे, फिर ऐसे 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 करके, फिर यहाँ पर ये बैंड ऑफ कलर्स आ जाएंगे, है ना। तो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स व्हेन दे पास थ्रू द प्रिज्म। तो इसका अलग अलग भी लैंग्वेज हो सकता है कि व्हेन द इंसिडेंट रे passes through the prism then different colors bend with respect to incident ray at different angles। मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, जैसे ये 7 कलर्स हैं, तो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स, अलग अलग एंगल से ये बेंड करते हैं व्हेन दे पास थ्रू द प्रिज्म, जब वो प्रिज्म से पास करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ लेबल डायग्राम एंड एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट टू शो द रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। अब रिकम्बाइन कैसे हम लोग करेंगे? तो एनसीईआरटी में दिया है कैसे हम लोग रिकम्बाइन करेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग यहाँ पर एक प्रिज्म को प्लेस करते हैं, फिर ऐसे ही हम लोग इन्वर्ट करके दूसरे प्रिज्म को प्लेस करते हैं, मान लेते हैं P1 P2 आइडेंटिकल प्रिज्म है, तो यहाँ से आएगा, फिर ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, फिर यहाँ जाएंगे, फिर ऐसे होगा और यहाँ से वाइट लाइट, तो ये रिकॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी, मान लीजिए एंगल ऑफ प्रिज्म इसका ये है, इसका भी ये सेम प्रिज्म है ए, तो यहाँ पर हमारा वाइट लाइट आ जाता है, यहाँ वाइट लाइट, यहाँ वाइट लाइट, यहाँ आप आर और वी लिख सकते हैं एनसीईआरटी जैसा। और इसको एक्सप्लेन भी करना है, एक्सप्लेन में आप लिख सकते हैं व्हेन 2 आइडेंटिकल प्रिज्म आर प्लेस्ड सच दैट वन प्रिज्म इज इन इन्वर्टेड पोजिशन एंड अ वाइट लाइट कम्स टू द प्रिज्म P1 then it gets dispersed and dispersion occurs, and then when it goes to the second prism then recombination occurs and we get a white light, ठीक है। ऐसे करके आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है
कि अवार्ड फुल मार्क्स इवन इफ ओनली लेबल रे डायग्राम इज गिवन, मतलब अगर किसी स्टूडेंट ने सिर्फ डायग्राम बनाया है और उसने एक्सप्लेन नहीं किया है तो भी उसको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो आप इंग्लिश में खुद से बना के लिख सकते हैं, या फिर आप सिर्फ अगर लेबल डायग्राम भी बनाइएगा अच्छे से तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, मतलब इसी का और में है 2 मार्क्स में, कि ड्रॉ अ लेबल रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। अब जो आपका रे डायग्राम है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो एनसीईआरटी में ये बना हुआ है ना, आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका वाटर ड्रॉपलेट है, यहाँ से सनलाइट आ रहा है, फिर यहाँ ऐसे, और उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर रेनबो का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, When a beam of white light passes through a region of very fine dust particles, the color of light that scatters the most in that region। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे, है ना, और आप एनसीईआरटी में पढ़ भी सकते हैं कि जब स्कैटरिंग होता है तो स्कैटरिंग होता है जो एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब स्कैटरिंग होता है तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब कुछ पार्टिकल का साइज़ बड़ा होता है, कुछ पार्टिकल्स का छोटा होता है। तो जब लाइट आती है तो इनसे टकरा के वो क्या करती है, स्कैटर हो जाती है ना, और जो पार्टिकल्स होते हैं विजिबल हो जाते हैं, तो लाइट का पाथ हमें दिखने लगता है। अब जो बड़े पार्टिकल्स हमारे पास होते हैं वो ज़्यादातर लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट को रिफ्लेक्ट, तो यहाँ पर हमारी जो लाइट आती है वो इनसे जब टकराती है तो स्कैटर करती है। ठीक है, लेकिन अब ये जो हमारे पास वाइट लाइट या सनलाइट है तो इसमें 7 कलर्स हैं, तो कौन ज़्यादा स्कैटर करेगा कौन कम करेगा वो डिपेंड करता है कि पार्टिकल का साइज़ कैसा है। फाइन पार्टिकल मतलब होता है बहुत ही छोटे पार्टिकल्स, तो अगर बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होंगे तो वो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, मतलब जो कम वेवलेंथ की लाइट होती है उसको ज़्यादा स्कैटर करते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग इधर से इधर जाते हैं तो एक वेवलेंथ होती है लाइट की, वो वेवलेंथ बढ़ती जाती है। तो जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो कम वेवलेंथ, मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, इन सब को ज़्यादा स्कैटर करते हैं। जिसमें हमारा ब्लू मेन होता है तो वो ब्लू को स्कैटर करते हैं। ठीक है, और जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं थोड़े, है ना, वो किसको करते हैं, लार्ज वेवलेंथ को स्कैटर करते हैं, जैसे हमारे रेड हो गए, इन सब को स्कैटर करते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हेन अ बीम ऑफ वाइट लाइट पासेस थ्रू अ रीजन ऑफ वेरी फाइन डस्ट पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो द कलर ऑफ द लाइट स्कैटर्स दैट स्कैटर्स द मोस्ट इन द रीजन, तो कौन सी लाइट सबसे ज़्यादा स्कैटर होगी, तो बहुत छोटे पार्टिकल्स है तो छोटे वेवलेंथ की, मतलब ये सब ऑप्शन के अनुसार है रेड, ऑरेंज, ब्लू या येलो। रेड, ऑरेंज, ब्लू या येलो, तो ब्लू हो जाएगा, सबसे कम वेवलेंथ ब्लू का है ऑप्शन के अनुसार, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑब्लिकली, ऑब्लिकली मतलब तिरछा, ठीक है, ऑब्लिकली ऑन वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग फेसेस ऑफ अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म एंड मार्क द एंगल ऑफ डिविएशन। ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है 2025 2 मार्क्स का। तो एंगल हमें बताना है, तो सबसे पहले हम लोग प्रिज्म बना देंगे, फिर इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, और इंसिडेंट रे को ऊपर, इमर्जेंट रे को पीछे, तो जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ डिविएशन है। तो 1 मार्क डायग्राम के लिए है, डायरेक्शन ऑफ रेस, एरो नहीं भूलना है, तो उसके लिए हाफ मार्क्स, और मार्किंग ऑफ एंगल्स के लिए हाफ मार्क्स। तो बहुत ज़्यादा नहीं कि पी, क्यू, नॉर्मल वगैरह सब बना है, हम लोग सिंपल में भी आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है, ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, व्हाट इज़ अ रेनबो एंड ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम। तो व्हाट इज़ अ रेनबो, रेनबो इज़ अ नेचुरल स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम मतलब कलर ऑफ लाइट, और ये नेचुरल होता है ना, मतलब जब रेन शावर होती है, रेन के बाद ये नेचुरल फेनोमेनन होता है। तो अ रेनबो इज़ अ नेचुरल स्पेक्ट्रम फॉर्म्ड इन द स्काई आफ्टर अ रेन शावर, और डायग्राम में हम लोग डायग्राम बना सकते हैं। और यहाँ पर मार्किंग स्कीम में लिखा था डिडक्ट हाफ मार्क्स इफ़ एरोज आर नॉट शोन, तो अगर एरो नहीं दिखाए गए हैं तो हम लोग हाफ मार्क्स डिडक्ट कर लेंगे, मतलब हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो एरोज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान होगा जो रे डायग्राम है उसमें भी एरो इंपॉर्टेंट है, ग्लास प्रिज्म वगैरह, ग्लास स्लैब का भी आता है, तो एरोज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पर हमारे पास 4 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमें बताना है कौन सा सही है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन एलिमिनेशन से आगे बढ़ेंगे। पहला हमारे पास ए है, ए हमारे पास क्या है, द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर इज लार्जर देन द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट।
तो जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर होते हैं उनका जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है वेवलेंथ विजिबल लाइट का, ठीक है। तो मान लीजिए हमें ए के पास ज़्यादा कुछ नॉलेज है नहीं, ठीक है, हमें थोड़ी कन्फ्यूजन है, तो हम लोग बी की तरफ चलते हैं। ओके, अब देखिए 4 ऑप्शन है, एक ही सही होगा करेक्ट स्टेटमेंट। देखते हैं, द ब्लू लाइट हैज़ वेवलेंथ ऑफ अबाउट 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट, ठीक है। तो ब्लू लाइट का जो वेवलेंथ होता है 1.8 टाइम्स ज़्यादा होता है रेड लाइट का। हमने देखा कि वेवलेंथ किसका ज़्यादा होता है, रेड का, पर इसमें दिया है ब्लू का। मान लीजिए इसमें भी हमें कन्फ्यूजन है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं ऑप्शन सी के पास। When sunlight passes through the fine particles in air, they scatter the blue color of visible light more strongly than red light. इसको थोड़ा समझते हैं कि जब सनलाइट फाइन पार्टिकल्स, एयर के फाइन पार्टिकल्स मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से पास करता है, तो वो स्कैटर कौन सा करता है, ब्लू लाइट को ज़्यादा स्कैटर करता है रेड लाइट से। और ये हमें पता है क्योंकि जो स्कैटरिंग होता है वो ब्लू लाइट का ज़्यादा होता है, रेड लाइट का कम होता है। तो जब हम लोग इधर जाते हैं तो जो स्कैटरिंग होता है वो धीरे धीरे घटता है, पर पार्टिकल्स कौन से होने चाहिए, फाइन पार्टिकल्स, ये हमें पता है। और ब्लू पहले आता है और रेड बाद में आता है, तो स्कैटरिंग कम होता है इधर, तो ब्लू का ज़्यादा होगा, ठीक है। तो व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द फाइन पार्टिकल्स इन एयर दे स्कैटर द ब्लू लाइट ऑफ विजिबल लाइट मोर स्ट्रांगली देन रेड, है ना। तो सी सही हो जाएगा। अब एक बार सी सही हो गया तो हम लोग फिर सी के संग आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि एक ही सही होगा। डी भी एक बार देख लेते हैं। द लाइट ऑफ रेड कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट बाय फॉग और स्मोक, ये गलत है क्योंकि जो फॉग या स्मोक के पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लू लाइट को ज़्यादा स्कैटर करते हैं, रेड को नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं एज कम्पेयर। तो द लाइट ऑफ रेड कलर इज स्कैटर्ड द मोस्ट, ये गलत हो जाएगा, तो डी भी गलत है, तो सी ही सही है। इसका मतलब ए भी गलत है, बी भी गलत है और डी भी गलत है। तो ऐसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं ना। आपको एक क्वेश्चन ध्यान होगा कि जो आई का डायमीटर वाला आया था 2.3 सेंटीमीटर, अगर उसमें कन्फ्यूजन है तो हम लोग बाकी ऑप्शंस को चेक करके एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। तो हम लोग समझ जाएंगे, जैसे हम लोग को अगर ए बी डी में कन्फ्यूजन है पर पता है सी पक्का सही है, तो सी के साथ ही आगे चलेंगे क्योंकि 4 में से कोई एक ही सही है। तो ऐसे ऑप्शन एलिमिनेशन भी बहुत हेल्पफुल होता है। अगला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। Draw a ray diagram to show the refraction of a ray of light passing through an equilateral glass prism. Equilateral glass prism आए, glass prism आए, तो आपको वही डायग्राम बनाना है। Mark the angle through which the emergent ray bends from the direction of the incident ray, है ना। तो emergent ray bend करता है direction of incident ray। तो अगर हम लोग देखें तो direction of incident ray हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ऐसे आ रहा है, पर ऐसे तो ये जाना ऐसे चाहिए था पर ऐसे चला गया, और ये इमरजेंट रे तो ये बेंड हो गया, इमरजेंट रे बेंड हो गया डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे से। तो बस एंगल ऑफ डिविएशन के बारे में ही बोला गया है ना। थोड़ा लैंग्वेज अच्छा दिया हुआ है, मतलब लैंग्वेज थोड़ा हम लोग को समझना है, पर बात कर रहा है एंगल ऑफ डिविएशन से, डिविएशन के बारे में ही बात कर रहा है। तो हमें मार्क करना है तो हम लोग एंगल ऑफ डिविएशन को मार्क कर देंगे, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है 2025। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे फिर से हमारे पास 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ध्यान से हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कि द स्टूडेंट इन अ क्लास टुक अ थिक शीट ऑफ कार्डबोर्ड एंड मेड अ स्मॉल होल इन इट्स सेंटर। तो एक स्टूडेंट ने कार्डबोर्ड लिया और कार्डबोर्ड में सेंटर में एक छोटा सा होल कर दिया, ओके। सनलाइट वॉज अलाउड टू फॉल ऑन दिस होल, ठीक है। तो यहाँ से एक सनलाइट को पास किया गया, मतलब सनलाइट को पास किया गया होल से। सनलाइट वॉज अलाउड टू फॉल ऑन दिस होल एंड दे ऑब्टेन्ड अ नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट, ठीक है। तो एक नैरो बीम ऑफ यहाँ से वाइट लाइट उन्हें मिल गई। A glass prism was taken and this white light was allowed to fall on one of its faces. तो यहाँ पर फिर एक वाइट लाइट को प्लेस किया, मतलब ग्लास प्रिज्म को प्लेस किया गया और वाइट लाइट को यहाँ पर फॉल किया गया, ठीक है। अब जैसे ये सीधा आ गया तो हम लोग थोड़ा ऑब्लिकली इसको बना सकते हैं ताकि हमारा ऑब्लिक आ जाए। तो मान लेते हैं ये हमारा कार्डबोर्ड था और ये हमारा स्मॉल होल था, यहाँ से सनलाइट आ रही होगी, ठीक है। और यहाँ से एक नैरो बीम आ गई ना, जो इससे आगे बढ़ गई, तो यहाँ से एक नैरो बीम आ गई और ये प्रिज्म है हमारा। अ ग्लास प्रिज्म was taken and this white light was allowed to fall on one of its faces. The prism was turned slowly until the light that comes out the opposite face of the prism appeared on the nearby screen, है ना। मतलब अब प्रिज्म को टर्न किया गया। अब यहाँ पर तो टर्न करने की ज़रूरत है नहीं, शुरू जो पहले का डायग्राम था उसमें हम लोग टर्न कर सकते थे क्योंकि सीधी आ रही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक वाइट लाइट जो है वो वाइट लाइट बस एक प्रिज्म में आ रही है, और जब वो प्रिज्म में आएगी तो वो क्या करेगी,
यहाँ पर बैंड ऑफ 7 कलर्स हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसके पहले वाला देख लेते हैं एक बार, मान लेते हैं कार्डबोर्ड है और यहाँ से हमारे पास सनलाइट आ रही है और ये प्रिज्म है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस प्रिज्म को धीरे धीरे घुमा सकते थे। तो अगर हम लोग प्रिज्म को ऐसे घुमाते तो यहाँ पर भी 7 कलर्स आ जाते हैं स्क्रीन में, है ना। मतलब अलग अलग तरह आप देख सकते हैं। बाकी वो कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन कि हमारे पास एक बैंड ऑफ 7 कलर्स स्पेक्ट्रम आ रहा है। द प्रिज्म वॉज टर्न स्लोली अंटिल द लाइट दैट कम्स आउट ऑफ द ऑपोजिट फेस ऑफ द प्रिज्म अपीयर्ड ऑन अ नियर बाय स्क्रीन। यहाँ पर हमने एक स्क्रीन लगा दिया है ना, स्क्रीन पे ही हमारे पास बैंड ऑफ 7 कलर्स मतलब स्पेक्ट्रम आ रहा है। दे स्टडीड दिस ब्यूटीफुल बैंड ऑफ लाइट एंड कंक्लूडेड दैट इट इज़ अ स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। तो जब उन्होंने स्टडी किया तो उन्होंने कंक्लूड किया ये हमारे पास एक स्पेक्ट्रम आ चुका है ना, क्योंकि सारे कलर्स उसमें होंगे। अब हमारे पास क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन पहला है गिव एनी वन मोर इंस्टेंस इन विच दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन। तो एक और इंस्टेंस या फिर एक और एग्जांपल आप दीजिए जिसमें इस तरह का स्पेक्ट्रम हमें ऑब्टेन होता है। तो आंसर में रेनबो, आप और कोई भी दे सकते हैं और वैसे आप रेनबो, जैसे एनसीईआरटी में भी है रेनबो, हमारा आंसर हो जाएगा। What happens to the white light in the above case? इस केस में व्हाइट लाइट को हुआ क्या, तो व्हाइट लाइट का डिस्पर्शन हो गया। तो डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, 7 कलर्स में वो स्प्लिट हो गई। डिस्पर्शन होता है क्या, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। अगला क्वेश्चन है लिस्ट 2 कंडीशंस नेसेसरी टू ऑब्जर्व अ रेनबो। देखिए ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि अगर आपको रेनबो देखना है तो 2 कंडीशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आपके एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स होने चाहिए, ठीक है, या फिर रेन के बाद होता है, क्योंकि रेन से जो एटमॉस्फेयर है उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। तो 2 कंडीशंस नेसेसरी टू ऑब्जर्व अ रेनबो, पहला प्रेजेंस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में वाटर ड्रॉपलेट्स होने चाहिए। सेकंड, सन शुड बी प्रेजेंट एट बिहाइंड द बैक ऑफ द ऑब्जर्वर। तो अगर हमारे पीछे सन होगा तभी वहाँ पर रिफ्लेक्ट करके सामने हमारे रेनबो बन जाएगा, है ना। तो रिफ्रैक्ट होगा, फिर डिस्पर्शन होगा, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन, फिर रिफ्रैक्शन। तो ऐसे क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। तो हमारे पीछे सन बैक में होना चाहिए और सामने हमारे रेनबो हो जाएगा, ठीक है। सन प्रेजेंट एट द बैक ऑफ द ऑब्जर्वर, ये 2 कंडीशन होनी चाहिए। और इसी का और में है कि ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो, मार्क ऑन इट पॉइंट ABC। तो हमें एक रे डायग्राम बना है रेनबो का, लेकिन सिर्फ रे डायग्राम नहीं बनाना है जैसे पहले क्वेश्चंस में था, ABC मार्क भी करना है। अब ABC है क्या, तो A है वेयर डिस्पर्शन ऑफ लाइट अकर्स, जहाँ पर लाइट का डिस्पर्शन होता है। B है वेयर लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड इंटरनली, लाइट का इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए 2 होता है, एक होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एक होता है इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है ना, हर जगह से इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो आपका सिर्फ इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है वहाँ पर B पॉइंट पे, जहाँ पर हम लोग को मार्क करना है। तो ऐसा क्वेश्चन आया है कि रेनबो में इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है ना, ये ध्यान रखेंगे। फिर तीसरा है जो C वेयर फाइनल रिफ्रैक्शन अकर्स, तो 2 बार रिफ्रैक्शन होता है रेनबो में। तो फाइनल रिफ्रैक्शन कहाँ होता है, वहाँ C हमें मार्क करना है। तो देखते हैं इसको। तो अगर हम लोग रे डायग्राम बनाए तो ऐसे ही बनता है। ये हमारा मान लेते हैं वाटर ड्रॉपलेट है और यहाँ से हमारे पास मान लेते हैं सनलाइट आया है, यहाँ से एक मान लेते हैं रेड और वॉयलेट आया है, फिर यहाँ से फिर ऐसे, फिर यहाँ हम थोड़ा अच्छे से बना लेंगे और ऐसे, है ना, यहाँ से ऐसे, ठीक है। एरोज बहुत इंपॉर्टेंट है, एरोज को मत भूलिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ इस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पर मैंने 2 ही बनाए हैं, यहाँ मतलब जैसे एनसीईआरटी में से बीच में बहुत सारे और भी कलर्स होंगे, मतलब 7 होंगे पूरे। तो ये आपका डिस्पर्शन होता है और A हमें दिखाना है वेयर डिस्पर्शन ऑफ लाइट अकर्स, तो यही हमारा A पे डिस्पर्शन। देखिए यहाँ पर डिस्पर्शन शुरू हो गया, तो आप यहाँ A लिख सकते हैं। फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो देखिए यहाँ पर भी रिफ्रैक्ट होना चाहिए था, जैसे यहाँ रिफ्रैक्ट हुआ यहाँ भी होना चाहिए था, पर यहाँ पर इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन हो जाते हैं अंदर से। तो यहाँ पर आपका B हो जाएगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन। और देखिए यहाँ पर फिर से रिफ्रैक्शन हुआ, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है जब वो बाहर आता है। तो यहाँ पर हम लोग C लिखेंगे। यहाँ पर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ फाइनल रिफ्रैक्शन बोला, वेयर फाइनल रिफ्रैक्शन अकर्स। यहाँ पर इनिशियल रिफ्रैक्शन था, मतलब पहली बार हुआ था, और यहाँ आखिरी बार हुआ, 2 बार होता है। C में था वेयर फाइनल रिफ्रैक्शन अकर्स, तो यहाँ पर फाइनल रिफ्रैक्शन हुआ है, तो ये हमारा C हो जाएगा।
ठीक है। मार्किंग स्कीम में हाफ मार्क्स था डायग्राम के लिए और हाफ मार्क्स लेबलिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 और ये क्वेश्चन हमारा एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। अभी 2025 के क्वेश्चन चल रहे हैं। एसर्शन है व्हाइट लाइट इज डिस्पर्स्ड बाय अ ग्लास प्रिज्म इनटू 7 कलर्स। बिल्कुल सही है एसर्शन, ठीक है। जो व्हाइट लाइट होता है वो 7 कलर्स में डिस्पर्स होता है ग्लास प्रिज्म के द्वारा। रीजन है द रेड लाइट बेंड्स द लीस्ट वाइल द वायलेट द मोस्ट व्हेन द बीम ऑफ लाइट व्हेन अ बीम ऑफ वाइट लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। तो रीज़न हमें बोल रहा है कि जो हमारा रेड लाइट होता है वो सबसे कम बेंड करता है, बेंड्स द लीस्ट वाइल द वायलेट लाइट बेंड्स द मोस्ट, है ना। तो जो बेंडिंग होता है, डिविएशन को हम लोग बेंडिंग भी बोल सकते हैं। बेंडिंग मतलब मुड़ना। तो वायलेट लाइट सबसे ज़्यादा मुड़ता है, बेंड होता है, और रेड लाइट सबसे कम होता है, ये भी सही है ना। लीस्ट मतलब सबसे कम, मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, तो रीज़न भी सही है। पर रीज़न इसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ना, कि क्यों डिस्पर्शन होता है। तो वो अलग अलग डिग्री के कारण होता है ना। इसमें बस बताया कि रेड लाइट सबसे ज़्यादा सबसे कम बेंड करता है, वायलेट सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो एसर्शन रीजन में चारों ऑप्शन फिक्स होता है, तो मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 2025। फिर से हमारे पास 1 मार्क का क्वेश्चन है और प्रिज्म का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में हमारे पास ये प्रिज्म दिया हुआ है और यहाँ पर हमारे पास एंगल है, यहाँ पर मान लेते हैं नॉर्मल है, ठीक है। और ये एरो है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमर्जेंट रे, और यहाँ पर फिर से कुछ एंगल्स हमें दिए हुए हैं। ये 90 डिग्री दिया हुआ है और ये 90 डिग्री दिया हुआ है। ये एंगल डी दिया हुआ है, ये एंगल एफ दिया है। इसको आगे करके ये वाला जो एंगल है वो एंगल ई दिया हुआ है। ये एंगल बी दिया है, ये एंगल ए दिया है और ये एंगल सी दिया हुआ है। क्वेश्चन है हियर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डिविएशन। देखिए अलग अलग सेट का क्वेश्चन है, ऐसे पहले भी क्वेश्चन है। पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस और फिर एंगल ऑफ डिविएशन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बी हो जाएगा नॉर्मल ऑफ इंसिडेंट और इंसिडेंट रे के साथ। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा बी हो जाएगा और एंगल ऑफ डिविएशन ये ई हो जाएगा। तो बी ई हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। कई बार होता है हम लोग आंसर सही निकालते हैं पर ऑप्शन गलत कर लेते हैं। तो बोर्ड में हम लोग को फोकस अपना बहुत अच्छा रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 हमारे पास है गिव रीजन। पहला है द स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर्स फ्लाइंग एट वेरी हाई ऑल्टीट्यूड। तो बहुत जो हाई पर फ्लाई करते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड्स में, उनको जो आसमान होता है, ठीक है, वो क्या दिखता है, ब्लू नहीं दिखता है। जैसे हमें ब्लू दिखता है, वो लोग जो हाई ऑल्टीट्यूड से हाई हाइट पे वो फ्लाई करते हैं, ठीक है, तो उनको जो कलर ऑफ द स्काई होता है वो डार्क मतलब ब्लैक दिखता है। ऐसा क्यों? और सेकेंड है डेंजर लाइट सिग्नल्स आर रेड इन कलर। तो जो डेंजर लाइट सिग्नल्स होते हैं, है ना, वो रेड इन कलर होते हैं। ऐसा क्यों? ठीक है, तो ये दोनों स्कैटरिंग से रिलेटेड है। 2 मार्क्स का है 2025। तो होता क्या है कि जब लाइट होती है, तो जैसे सनलाइट जब फाइन डस्ट पार्टिकल से स्ट्राइक करती है तो वहाँ पर ब्लू लाइट सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है ना। तो इसलिए जो कलर स्काई है वो हमें स्कैटर मतलब ब्लू दिखता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर के फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लू लाइट को ज़्यादा स्कैटर करते हैं, बिखरा देते हैं चारों ओर। तो हमें जो आकाश होता है वो पूरा कैसा दिखता है? नीला दिखता है, ब्लू दिखता है। लेकिन जब हाई एल्टीट्यूड्स में फ्लाई करते हैं पैसेंजर्स, तो वहाँ पर जो स्कैटरिंग होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है ना। वहाँ पर पार्टिकल्स इतने ज़्यादा नहीं होते हैं हाई एल्टीट्यूड्स में। तो वहाँ पर जो स्कैटरिंग होती है वो बहुत ही कम होती है। तो इस कारण जो वहाँ पर आकाश होता है या वहाँ पर जो हमारे स्काई होता है वो पूरा डार्क या ब्लैक दिखता है। तो आप आंसर इसको देखिएगा, थोड़ा यहाँ पर प्रोमिनेंट शब्द है ना, बिकॉज द स्कैटरिंग इज़ नॉट प्रोमिनेंट, मतलब बहुत अच्छे से या बहुत ज़्यादा स्कैटरिंग नहीं होती है जैसा हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो आंसर हो जाएगा द स्काई अपीयर्स डार्क टू द पैसेंजर्स फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड्स। क्वेश्चन ले लिया फिर बिकॉज, क्योंकि एट हाई एल्टीट्यूड्स पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज़ नॉट प्रोमिनेंट। जो स्कैटरिंग होती है लाइट की वो प्रोमिनेंट नहीं होती है ना, बहुत अधिक नहीं होती है। अगला है डेंजर लाइट सिग्नल्स हमें रेड क्यों होते हैं? ताकि हमें दूर से ही दिख जाए। तो अगर जो रेड लाइट होती है वो सबसे कम स्कैटर होती है, तो हम लोग को क्या होता है, दूर से ही वो डेंजर सिग्नल दिख जाए रेड। क्योंकि जो रेड लाइट होती है वो बीच में जो स्मोक या फिर जो पार्टिकल्स होते हैं उससे ज़्यादा स्कैटर नहीं होती है, तो हमें वो दिख जाती है एज़ कम्पेयर टू दूसरे कलर्स। ठीक है, स्कैटरिंग के कारण हमें वो नहीं दिख पाता है ना। मतलब जो हम लोग देखना चाहे यहाँ से रेड लाइट जो कम स्कैटर करेगी तो हमें वो सिग्नल अच्छे से दिख जाएगा।
कोई और लाइट होती तो वो ज़्यादा स्कैटर कर जाती। तो ड्यू टू लेस स्कैटरिंग डेंजर लाइट सिग्नल्स आर रेड इन कलर। अब इसको लिखेंगे कैसे, इंग्लिश में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसको आप ध्यान रखिएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, डेंजर लाइट सिग्नल्स आर रेड इन कलर बिकॉज, ना पहले क्वेश्चन ले लिया फिर बिकॉज, क्योंकि द रेड कलर इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय स्मोक और फॉग। तो बीच में अगर स्मोक हो या फॉग हो तो उसके पार्टिकल से सबसे कम स्कैटर होती है रेड लाइट, तो हमें आराम से वो दिख जाएगा जहाँ पर डेंजर सिग्नल है ना, जितने हिस्से में है। तो लीस्ट सबसे कम, इन सब का ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ अ रेनबो? वी सी अ रेनबो इन द स्काई ओनली आफ्टर अ रेनफॉल वाइट। तो व्हाट इज़ अ रेनबो, ये हमने देखा था, इट इज़ अ नेचुरल स्पेक्ट्रम विच इज़ फॉर्म्ड इन द स्काई आफ्टर द रेन शावर, आफ्टर अ रेन शावर, ये रेनबो होता है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, वी सी अ रेनबो इन द स्काई ओनली आफ्टर अ रेनफॉल, मतलब बारिश के बाद ही रेनबो दिखता है, उससे पहले नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बारिश के बाद ही जो एटमॉस्फेयर में टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जो प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं, और प्रिज्म में हमने देखा है अगर सनलाइट आती है तो वो क्या करती है, 7 कलर्स में ब्रेक कर जाती है, डिस्पर्शन होता है। तो इसलिए वाटर ड्रॉपलेट्स का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि वो प्रिज्म की तरह, टाइनी प्रिज्म की तरह एक्ट कर पाए। तो आफ्टर रेन द टाइनी वाटर ड्रॉप्स एक्ट एज प्रिज्म, व्हेन लाइट एंटर्स इट गेट्स डिस्पर्स्ड इनटू 7 कलर्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, 2025 में 3 मार्क्स का है। ड्रॉ अ डायग्राम टू शो द डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म, है ना। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से पूछा गया तो ये हम लोग कर सकते हैं, पहले भी किया है ना, रिवीजन है तो हम लोग देख सकते हैं, एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है अच्छे से। इसका पार्ट भी है, व्हाट इज अ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो द बैंड ऑफ 7 कलर्स, है ना, ये स्पेक्ट्रम होता है। और गिव रीजन फॉर इट्स फॉर्मेशन, अब इसका रीजन क्या होता है, तो हमने क्वेश्चन 4B में पढ़ा था कि यहाँ पर जो डिफरेंट लाइट होते हैं, ठीक है, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स व्हेन दे पास थ्रू अ प्रिज्म, है ना, तो ये रीजन होता है। 15 तक हो गया, हम लोग कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन 16 हमारे पास असर्शन रीजन क्वेश्चन है। असर्शन है, द रेनबो इज़ अ नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन द स्काई, बिल्कुल सही है ना, सनलाइट का नेचुरल स्पेक्ट्रम है, 7 कलर्स होते हैं, नेचुरल है। असर्शन हमारा सही है। और रीज़न हमारे पास है, रेनबो इज़ फॉर्म्ड इन द स्काई व्हेन द सन इज़ ओवरहेड एंड वाटर ड्रॉपलेट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि सन ओवरहेड ही हो, ठीक है, बस सन प्रेजेंट हो, बैक ऑफ द ऑब्जर्वर हो, ठीक है, अगर ऑब्जर्वर को देखना है, और टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स है। सन रेनबो इज फॉर्म्ड इन द स्काई व्हेन द सन इज ओवरहेड, तो सन ऊपर हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सन ऊपर हो, बस सन होना चाहिए और बैक होना चाहिए और वाटर ड्रॉपलेट्स, तो सामने रेनबो बन जाएगा। तो यहाँ पर असर्शन तो हमारा सही है, द रेनबो इज़ अ नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन द स्काई, और रीज़न है रेनबो इज फॉर्म्ड इन द स्काई व्हेन द सन इज ओवरहेड एंड वाटर ड्रॉपलेट्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द एयर, ये गलत हो जाएगा। तो अगर असर्शन सही है और रीज़न गलत है तो हमारा ऑप्शन सी होता है, फिक्स्ड ऑप्शंस होते हैं उसमें, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, असर्शन ए इज ट्रू बट रीज़न आर इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारे पास है, अ नैरो बीम PQ ऑफ वाइट लाइट इज पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन 2023 में भी आया है, ये 2024 का क्वेश्चन है, तो अब 2024 के क्वेश्चन शुरू हो गए। तो यहाँ पर हमारे पास मान लेते हैं प्रिज्म ABC है और इस पे एक इंसिडेंट हमारे पास लाइट है PQ, तो यहाँ पर हमारे पास PQ हो गया और यहाँ पर एक स्क्रीन DE दी हुई है, ठीक है। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमर्जेंट बीम। अब इमर्जेंट बीम कैसे होगी, तो ऐसे करके ऐसे ही आएगी, है ना, इमर्जेंट बीम, ओके। तो यहाँ पर व्हाइट लाइट है, तो व्हाइट लाइट है मतलब ये 7 में ब्रेक भी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक बैंड ऑफ कलर आ जाएगा, स्पेक्ट्रम आ जाएगा। ड्रॉ अ रे डायग्राम, तो ये रे डायग्राम हो गया, एरो का आप ध्यान रखिएगा। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमर्जेंट बीम एज इट फॉल्स ऑन द स्क्रीन DE, तो D हमारे पास स्क्रीन है, तो स्क्रीन में ये फॉल कर रही है। ऑल्सो राइट द फेनोमेनन इन्वॉल्व एंड इट्स कॉज, फेनोमेनन क्या हो जाएगा, डिस्पर्शन, कॉज क्या हो जाएगा, डिफरेंट लाइट्स बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स। Using the second law of refraction, state which of the color of light must have the highest value of refractive index। अब देखिए refractive index, ठीक है, तो अब जैसे हम लोग जब इधर जाते हैं तो जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटने लगता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या होता है, वो घटने लगता है।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हमारा घटता है, तो वॉयलेट का सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के दो लॉज होते हैं। सेकेंड लॉ को स्नेल्स लॉ बोलते हैं, उसमें साइन आई बाई साइन आर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। तो हम लोग कैसे शो कर सकते हैं, हम लोग ऐसे शो कर सकते हैं कि जो साइन आई होता है और जो साइन आर होता है, ठीक है, वो एन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आई तो सेम है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो यहाँ पर आई तो सबके लिए सेम होता है, पर आर क्या होगा, तो आर इज मिनिमम फॉर वॉयलेट, सबसे कम होता है वॉयलेट के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम लोग नॉर्मल देखें तो वॉयलेट सबसे ज़्यादा बेंड करता है, तो सबसे ज़्यादा बेंड करता है तो नॉर्मल के सबसे करीब है, तो वॉयलेट के लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो सबसे कम होता है। और अगर यहाँ पर ये सबसे कम है, ये डिनोमिनेटर साइन आर सबसे कम हो जाएगा, तो अगर डिनोमिनेटर सबसे कम है तो ये जो फ्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू एन फॉर सेम एंगल आई, एंगल आर इज मिनिमम फॉर वॉयलेट। तो एंगल आर क्या होता है, सबसे कम होता है वॉयलेट के लिए, एंगल आर इज मिनिमम फॉर वॉयलेट लाइट, देयरफॉर साइन आई बाई साइन आर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हाईएस्ट फॉर वॉयलेट लाइट। ओके, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि रे डायग्राम हमें देखना है, ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई। उसके बाद है ऑन दिस डायग्राम मार्क ए पॉइंट मार्क करना है, वेयर डिस्पर्शन ऑफ लाइट अकर्स। ऐसा क्वेश्चन पहले भी देखा था, डिस्पर्शन जहाँ होता है ना, यहाँ पर डिस्पर्शन ऑफ लाइट अकर्स। बी हमारे पास है वेयर इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल नहीं, सिर्फ इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो यहाँ भी है ना, यहाँ से हुआ था तो ये बी हो जाएगा। एंड सी वेयर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स। अब यहाँ ये नहीं बोला है फाइनल या इनिशियल, तो हम लोग फाइनल में ही कर देते हैं, सिंपल रखते हैं, है ना। जब सिर्फ रिफ्रैक्शन बोला है तो हम लोग सी को नीचे ही रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड सी वेयर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स। अगला क्वेश्चन है लिस्ट टू नेसेसरी कंडीशंस टू ऑब्जर्व अ रेनबो। ये तीनों एक ही में था, ठीक है। तो लिस्ट टू नेसेसरी कंडीशंस टू ऑब्जर्व अ रेनबो। तो पहला क्या है, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स या वाटर ड्रॉपलेट्स होना चाहिए, मतलब रेन होना चाहिए, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट्स शुड बी प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंड द सन शुड बी बिहाइंड द बैक ऑफ द ऑब्जर्वर, मतलब ऑब्जर्वर के बैक के पीछे सन होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। एसेशन रीजन वाला भी ध्यान रखना है, जरूरी नहीं ओवरहेड हो, है ना, सन इज ओवरहेड, बस बैक ऑफ द ऑब्जर्वर प्रेजेंट होना चाहिए सन और वाटर ड्रॉपलेट्स होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है असर्शन द कलर ऑफ द स्काई अपीयर्स ब्लू। तो असर्शन रीजन क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 19 द कलर ऑफ द स्काई अपीयर्स ब्लू, ये बिल्कुल सही है, स्काई का कलर ब्लू होता है। और रीजन हमारे पास है लाइट ऑफ ब्लू कलर हैज लॉन्गर वेवलेंथ एज कंपेयर टू रेड। तो देखिए वेवलेंथ घटता है, तो यहीं पर ये गलत हो गया, क्योंकि जो ब्लू है उसका वेवलेंथ कम होता है, रेड का ज्यादा होता है ना। तो ये सब कुछ चीजें आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता है जब हम लोग इधर जाते हैं, तो लाइट ऑफ ब्लू कलर हैज लॉन्गर वेवलेंथ एज कंपेयर टू द लाइट ऑफ रेड कलर, सो इट इज स्कैटर्ड मोर इन द अपर एटमोसफियर। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो ब्लू का वेवलेंथ होता है वो कम होता है, लॉन्गर नहीं होता है। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20 द फेनोमेना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो इन द स्काई आर। ठीक है, तो स्काई जो रेनबो होता है वो कैसे फॉर्म होता है, तो एक बार और हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या है कि वाटर ड्रॉपलेट्स होने चाहिए, वाटर ड्रॉपलेट्स को बड़ा करके मैंने बनाया। दूसरा सन क्या होना चाहिए, पीछे होना चाहिए ना, ओवरहेड नहीं होना चाहिए ना कि एकदम सीधा ऊपर, तो ऑब्जर्वर के ओवरहेड नहीं होना चाहिए, पीछे होना चाहिए, बिहाइंड द ऑब्जर्वर, ठीक है। और साथ में रेनबो में होता क्या क्या, तो अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले यहाँ पर होता है रिफ्रैक्शन, क्या होता है, रिफ्रैक्शन। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास होता है डिस्पर्शन, डिस्पर्शन। फिर यहाँ पर टोटल इंटरनल नहीं, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन। और फिर यहाँ पर हमारा फिर से रिफ्रैक्शन होता है। तो ये कुछ फेनोमेनन होता है, तो हम लोग देख सकते हैं रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन और इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो वही क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 20 में 2024 में, द फेनोमेना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो इन द स्काई। तो स्काई में जो रेनबो का फॉर्मेशन होता है उसमें कौन कौन सा फेनोमेना होता है। ऑप्शन ए है रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन नहीं होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, तो ए नहीं होगा। ऑप्शन बी है रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा।
ऑप्शन सी है डिस्पर्शन, स्कैटरिंग एंड रिफ्लेक्शन। तो यहाँ स्कैटरिंग नहीं होता है, डिस्पर्शन होता है, रिफ्लेक्शन भी नहीं होता है। और ऑप्शन डी हमारे पास है डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यही हो जाएगा डिस्पर्शन और रिफ्रैक्शन और इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 20 तक पूरा कर लिया, हमें क्वेश्चन नंबर 37 तक करना है। एक वीडियो और लेंगे हम लोग और उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 तक पूरा करेंगे, फिर हम लोग ये टॉपिक और करेंगे। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी पूरा हो जाएगा। तो हमने पार्ट्स एंड डिफेक्ट्स ऑफ आई कर लिए थे, ये हम लोग भी कर लेंगे। तो हम लोग ब्रीफ में देख लेंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसमें या आए हैं, और हम लोग प्रैक्टिस इसकी करेंगे। और इसी तरह फिर उसके बाद हम लोग और भी छोटे छोटे टॉपिक्स लेंगे और इसी तरह धीरे धीरे क्लास 10 साइंस CBSE में आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर तो वायलेट लाइट डिविएट्स द लीस्ट, रेड लाइट डिविएट्स द मोस्ट, ये सब गलत हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये फेनोमेना का आप एग्जांपल भी याद रखिएगा, आगे क्वेश्चन में आएगा। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। उसके बाद ये क्वेश्चंस डिविएशन का हमें ध्यान रखना है। तो एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है वो जानी चाहिए थी ऐसे, पर क्योंकि वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, और एंगल ऑफ मतलब ये इंसिडेंट रे आगे जानी चाहिए थी पर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, इमर्जेंट रे को पीछे ले जाएंगे। तो ये होता है एंगल ऑफ डिविएशन। ये वाला एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद ये लैंग्वेज, एक बार लैंग्वेज आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फेनोमेना, रीज़न क्या है वो इम्पॉर्टेंट है, रिपीट किया है रीज़न। उसके बाद डायग्राम, मार्किंग स्कीम में लिखा था कि अवार्ड फुल मार्क्स इवन इफ ओनली लेबल रे डायग्राम इज गिवन। उसके बाद हमें लेबल रे डायग्राम बनाना है रेनबो का, और मार्किंग स्कीम में लिखा है डिडक्ट हाफ मार्क्स इफ़ एरोज आर नॉट मार्क, तो एरो के साथ बनाना है। उसके बाद बीम ऑफ वाइट लाइट है ना, तो सबसे ज़्यादा स्कैटर करता है ब्लू, क्योंकि फाइन डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं। फिर उसके बाद रे डायग्राम बनाना है हमें प्रिज्म का, ठीक है, एक मार्क्स डायग्राम का, डायरेक्शन ऑफ रेस, मार्किंग ऑफ एंगल्स, PQ आप लिख सकते हैं। और मार्किंग स्कीम में ऐसे नॉर्मल वगैरह बहुत ज़्यादा ड्रॉ नहीं किया था, कुछ ड्रॉ नहीं किया था, सिंपल था, बस डायरेक्शन ऑफ एरोज, मार्किंग ऑफ एंगल्स, और डायग्राम में 1 मार्क है ना, 2 मार्क का क्वेश्चन है। व्हाट इज़ अ रेनबो, लेबल डायग्राम, ये हम जानते हैं, ये आप देख लीजिएगा। फिर एरोज इंपॉर्टेंट है, वरना हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। करेक्ट स्टेटमेंट, अब देखिए चारों स्टेटमेंट है ना, अच्छे स्टेटमेंट है, तो आपको देखना है करेक्ट कौन है। तो हमें पता है सी तो करेक्ट है, तो बाकी सब गलत हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे आप एक एक को भी एनालाइज करके लिख सकते हैं या देख सकते हैं, और ऑप्शन एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं। फिर यहाँ पर डायग्राम और एंगल ऑफ डिविएशन। उसके बाद ये लैंग्वेज है, एक और इंस्टेंस बताना है जहाँ पर स्पेक्ट्रम बनता है, तो रेनबो हो जाएगा। उसके बाद व्हाट हैपेंस टू वाइट लाइट इन द अबव केस, द डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। 2 कंडीशन आपको ध्यान रखना है ना, तो पीछे होना चाहिए। एक क्वेश्चन अभी आएगा ओवरहेड, तो ओवरहेड नहीं, आपका वो बैक बिहाइंड होना चाहिए। रे डायग्राम टू शो ABC, तो यहाँ पर देखिए मैंने A, B और C को शो किया है। उसके बाद ये असर्शन रीज़न है, तो दोनों करेक्ट है, पर ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो B हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास फिर से सिमिलर क्वेश्चन है, जैसे वहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे था, यहाँ पर ABCD है, तो हमारा ऑप्शन B एंड E हो जाएगा। गिव रीजंस है ना, तो आपको रीज़न पता होगा, पर उसको थोड़ा इंग्लिश में कैसे लिखते हैं वो भी आप ध्यान रखिएगा ना। तो लाइट नॉट प्रोमिनेंट, उतना अधिक नहीं होता है स्कैटरिंग। फिर उसके बाद व्हाट इज़ अ रेनबो, वी सी अ रेनबो इन द स्काई ओनली आफ्टर रेनफॉल, क्योंकि जो व्हाट इज़ अ रेनबो, ये डॉट डॉट डॉट, मतलब ये आप लिख सकते हैं, नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है। और आफ्टर रेन द टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट एज प्रिज्म्स, व्हेन लाइट एंटर्स इट गेट्स डिस्पर्स्ड इनटू 7 कलर्स। फिर यहाँ पर डायग्राम हमें बनाना है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, रीज़न क्या है, तो डिफरेंट एंगल्स पे डिफरेंट जो लाइट होती है, ब्लू, रेड, येलो, ये सब डिफरेंट एंगल्स पे बेंड करती हैं। फिर यहाँ पर एसर्शन तो हमारा सही है, पर यहाँ पर ओवरहेड नहीं है ना, बिहाइंड बस होना चाहिए, तो रीज़न गलत हो जाएगा। एसर्शन सही, मतलब इसके फिक्स्ड ऑप्शंस होते हैं, तो मैंने यहाँ C लिख दिया है। फिर से ये क्वेश्चन पहले भी आया था, मतलब हमें ध्यान रखना है, जैसे स्क्रीन वाला कि स्क्रीन पे बनता है, ऐसा क्वेश्चन स्टूडेंट वाला भी आया है। फिर उसके बाद ये हमारे पास हो गया। तो इसका अगर ये डायग्राम देखिएगा, तो यहाँ पर जैसे VIB सब लिखा हुआ था, मार्किंग स्कीम में ऐसे अच्छे से डायग्राम बनाया हुआ था स्क्रीन पे, तो आप भी ऐसे बना सकते हैं। फेनोमेना डिस्पर्शन ऑफ लाइट कॉज सिमिलर क्वेश्चन, दे बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स, ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है।
फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के आधार पे हमें देखना था। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर, मतलब सेकंड लॉ, स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। यूजिंग द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन स्टेट विच कलर ऑफ लाइट मस्ट हैव द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अमंगस्ट 7 कलर्स ऑफ लाइट। जस्टिफाई योर आंसर। तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ होता है साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू एन। तो फॉर सेम एंगल आई, एंगल आर इज मिनिमम फॉर वायलेट लाइट, साइन आई बाई साइन आर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द हाईएस्ट। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो जो वायलेट है उसके लिए सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, मतलब सबसे कम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो बेंड कर रहा है। तो नॉर्मल से एंगल सबसे कम होगा आर, और आर सबसे कम होगा तो डिनोमिनेटर यहाँ पर साइन आर, ये सबसे कम होगा। तो जो पूरा फ्रैक्शन है वो सबसे ज़्यादा होगा, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा। फॉर सेम एंगल आई, एंगल आर इज़ मिनिमम फॉर वायलेट लाइट, देयरफॉर साइन आई बाई साइन आर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हाईएस्ट। उसके बाद हमारे पास रे डायग्राम बनाना है, ए बी सी फिर से मार्क करना है। ऐसा क्वेश्चन हमने 10B में किया था, 3 का बी और ए, तो सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2024 का है ये। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास है द कलर ऑफ स्काई अपीयर्स ब्लू, ये सही है। और ब्लू लाइट का लॉन्गर वेवलेंथ होता है, यहीं पर ये गलत हो गया, शॉर्टर वेवलेंथ होता है। ठीक है, तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। अगला है द फेनोमेना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो। तो रिफ्रैक्शन डिस्पर्शन, पर रिफ्लेक्शन नहीं होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्रैक्शन डिस्पर्शन टोटल नहीं होता है, तो इसके कारण बी भी नहीं होगा। डिस्पर्शन स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन नहीं होता है ना, और स्कैटरिंग भी नहीं होता है। डिस्पर्शन, रिफ्लेक्शन और इंटरनल डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्शन डी हो जाए। तो इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, 37 क्वेश्चन करना है, 21 से 37 हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग क्लास 10 CBSE साइंस में आगे बढ़ेंगे।